ये अब समझ गए, लोग समझ गए। अब लोग हंसते हैं मगर चल रहा है। ईडी के माध्यम से सरकारें बदली जा रही है, ईडी के माध्यम से सत्तांतरण हो रहे, ईडी के माध्यम से एमएलए एमपी खरीदे जा रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि ईडी बीडी सीडी सीबीआई ये सारे के सारे इनकम टैक्स ये सारे मिलके मोदी जी के चुनावी मशीनरी को चुनाव जिताने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपको कई बार बोला कि मोदी जी नथिंग एल्स, चुनाव जिताने का एक इंस्ट्रूमेंट है। कर्नाटक के किसी एमएलए के पास में 8 करोड़, उसके बेटे के पास में 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। वो 8 करोड़ कैश मिला, 150 करोड़ के सोर्स मिले, वो दोषी नहीं है, उसके ऊपर कोई ईडी नहीं है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं है। मगर 1 करोड़ रुपए लालू परिवार के पास मिला। ओ पूरा देश कैसे चोर है, किस तरीके से चोरी कर रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं। भैया ये सब नौटंकी लोग अब समझने लग गए हैं। 8 करोड़ ज्यादा है कि 1 करोड़ ज्यादा है? तो नहीं, बीजेपी के पास वाला होगा तो 8 करोड़ छोटा सा है, वो 8 रुपए के बराबर है। मगर लालू जी के परिवार में अगर किसी के पास मिला होगा तो 1 करोड़ ही 1000 करोड़ के बराबर है। देश बर्बाद हो गया पूरा, उससे पूरा देश लूट गया। क्योंकि अगर चाणक्य ये बोलता है कि आप देखो, कल की एक घटना है 2 दिन पहले की, कि मोदी जी ने मोदी को मोदी स्टेडियम में मोदी का चित्र भेंट किया और सब मोदियों ने नीचे जो मास्क लगाए मोदी थे, मोदी मोदी के नारे लगाकर मोदियों का स्वागत किया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर अविनाश काकड़े जी के साथ हैं, जो महाराष्ट्र एनसीपी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ काफी दिन से हर हफ्ते हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से विपक्षी दलों, विपक्षी नेताओं को बहुत तेजी से उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं एजेंसियों के जरिए। अभी 2-3 वाकयात हैं जिसको मैं बताऊंगा। एक तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कोई एक बयान दिया है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी के खिलाफ जांच हो रही है, और लालू प्रसाद यादव के परिवार में आरजेडी जो तेजस्वी यादव वहां उप मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी के खिलाफ एक छापा पड़ा, फिर अब तेजस्वी यादव के। और नीतीश कुमार को शिकायत है कि जब से मैंने आरजेडी के साथ सरकार मिलकर के बनाई है उसके बाद ही आरजेडी के खिलाफ क्यों कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बिहार में बीफ के रखने के शक में एक शख्स का कत्ल हो जाता है, और वो भी बिहार में होता है। क्या उसका क्या मतलब है? वो जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात होते रहे हैं, क्या वो इतना ही है या उसका कोई और सियासी मकसद भी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और पांचजन्य ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, जिसे माउथ पीस कहा जाता है अंग्रेजी में उनका अखबार है ऑर्गेनाइजर, और हिंदी में पांचजन्य, उसने सूडान से एक खबर छापी है। उसमें वो तलाश किया है कि कहीं मुसलमानों से नफरत के लिए कुछ, कहीं बाहर से भी कोई अगर खबर मिल जाए, खबर कंफर्म है या नहीं है मैं अभी उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन वो भी एक खबर छापी है उन्होंने यहाँ एक तरह से उसका इस्तेमाल करने के लिए। यानी 2024 की तैयारी किस लेवल पर है वो। और स्वाति मालीवाल, जो वुमेन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन है, सरबराह हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है ये यौन शोषण के सिलसिले में। इजराइल में प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो अदालतों को बचाने के लिए, और इस हद तक के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपना इटली दौरा कुछ लंबा करना पड़ा है, क्योंकि जब वो गए थे तब उनके पसंद के हवाई जहाज के पायलट ने इनकार कर दिया। और इसके अलावा अब हालत ये हो गई है कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट इतने हैं कि शायद उन्हें अपनी सरकार डगमगाती नजर आ रही है। हालांकि सरकार अभी तक, जब से दिसंबर में आई थी उसके बाद अब तक, जिसे वर्किंग गवर्नमेंट कह सकते हैं, ऐसे हालात अभी तक नॉर्मल नजर नहीं आ रहे। वहां क्या कुछ है उस पर भी हम बात करेंगे।
अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए। आप भी हमको बुला लेते हो हर सप्ताह, इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये तमिलनाडु से कहानी शुरू हुई, जिसके बारे में पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी कि वहां बिहारी मजदूरों के खिलाफ मारपीट की कुछ वीडियो सामने आई हैं, उस पर एक बयान आया है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी के खिलाफ भी कार्रवाई है, लालू प्रसाद यादव। ऐसा लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको एक के बाद एक एजेंसियों के जरिए या मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करने का सिलसिला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, नमस्कार। मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि जब इनके ऊपर आ जाती है तो ये सब इकट्ठा होने की बात करते हैं। अब तक आपने देखा होगा, नीतीश कुमार बोल रहे थे कि सबको इकट्ठा आना चाहिए, तो तेलंगाना के जो अध्यक्ष है, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष है, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि उनका सीधा जो ये था मुकाबला, वो कांग्रेस के साथ में था। अब तुम्हारा मतलब मुकाबला कांग्रेस के साथ में है, बीजेपी के साथ में, या और किसी पार्टी के साथ में है, तब आओगे तो इसमें कंट्रोल में आओगे, क्योंकि बीजेपी किसी को जिंदा नहीं रखना चाहती है। सबको समझना पड़ेगा। जब उनकी बेटी को ईडी ने 8 घंटे ग्रिल किया, कल बुला के उनको बैठाया और बार बार पूछताछ किया। पूछताछ का मतलब होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि पूछताछ का मतलब मनीष सिसोदिया जी हो सकता है, कविता का यानी जो होता है परिणाम, वो मनीष सिसोदिया भी हो सकता है, उनका भी मनीष सिसोदिया कर देंगे, तब उनके होश खुलेगा। अरे बाप रे, अब तो इकट्ठा होना पड़ेगा। तब ये बात करते हैं। ये नहीं समझते कि जनता के दुख दर्द के साथ में अपनी राजनीति को थोड़ा परे रख के भी सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो ये मुझे बताइए कि जो भी छापे गिरते हैं उसकी जानकारी हमारे यहाँ के जो तिलित तो मैया है, उनका नाम मैं ऐसे ही लेना चाहता हूं क्योंकि वो भी खुद का नाम ऐसे ही बताते हैं, तो उनको कैसी हो जाती है। सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में पूछा ये सवाल कि इनको जानकारी पहले कैसे हो जाती है। तो क्या ईडी पहले से बता देती है बीजेपी को, प्रवक्ताओं को, कि हम यहाँ यहाँ छापा मारने जा रहे, वहां छापा मारने जा रहे। जब भी छापा पड़ता है तो बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं कि हमको ये इंटरनल जानकारी मिली। कैसी मिली भाई? इंटरनल इंफॉर्मेशन कैसी मिला? हमारे सूत्रों के द्वारा मिला। कौन सूत्र है? तुम्हारे प्रधानमंत्री सूत्र है या निर्मला बाई है तुम्हारी सूत्र? कौन सूत्र है? क्योंकि इससे छोटे सूत्रों से तो ये जानकारी नहीं मिलती। जिसके भी ऊपर रेड पड़नी होगी उसको जानकारी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। तो इनको जो जानकारी मिलती है, एक तो निर्मला बाई देती होगी, या प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे हुए जो 16 नौकरशाह है, जो सबको सुपरसीड कर रहे, पूरे देश को सुपरसीड कर रहे, सारे मंत्रालयों को सुपरसीड कर रहे, वो कर रहे। ये इसको जांचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये देश की वास्तविकता है कि बीजेपी में गया तो कमल छाप साबुन से साफ हो जाता है। बीजेपी के बाहर का जो भी नेता है वो चोर है। लालू जी के घर पे अभी 15 छापे पड़ गए, नौकरी के अगेंस्ट में ये किया वो किया। आपने सुना होगा, देखा होगा, उसको इतना किलो सोना मिल गया, ऐसा मिल गया, वो मिल गया। वो नौकरी के अगेंस्ट में जमीन वाला मामला है। ऐसा कोई पागल पॉलिटिशियन नहीं होगा कि नौकरी देगा और उसके अगेंस्ट में उसकी जमीन लिखवा लेगा। ये जमींदारी वाले कानून अभी खत्म हो गए। क्यों लिखवाएगा जमीन? क्या उसके पास जमीन की कमी होती है? जब एक स्टेट तुम ओन करते हो तो जमीन की कमी नहीं होती है। मगर पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भर्ती घोटाला हुआ, ईडी ने तृणमूल नेता शांतनु बैनर्जी को अरेस्ट कर लिया और कांग्रेस के नेता, कई नेता, युवा नेताओं को नामजद कर लिया। अगर वो दोषी है तो अभी संबित पात्रा आके बोलेंगे दोषी है तो डरने की क्या जरूरत है, दोषी अगर नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है। भाई 140 करोड़ लोगों को एक बार दोषी समझ के अंदर डाली दो, जो नहीं होगा दोषी वो बाहर निकल लेगा, है ना। पुलिस का भी काम हल्का हो जाएगा, ईडी का भी, और तुम्हारा भी हल्का हो जाएगा। तो वो दोषी है, उसमें उनके ऊपर हो रहा है। मगर व्यापम में जो विसल ब्लोअर मर गए, व्यापम में जो अनियमितता हुई, उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में क्यों भाई? वो भी तो भर्ती घोटाला ही था, और वो स्टेट कमीशन वाला भर्ती घोटाला था, छोटा मोटा नहीं था। शिक्षक वाला और ये वाला ऐसे छोटे मोटे पद नहीं थे। वो जो स्टेट के प्रशासन को चलाने वाला जो महकमा है, जहां से डॉक्टर, इंजीनियर और राज्य प्रशासक निर्माण होते, उनका घोटाला था। वो घोटाले का क्या हुआ?
तो जितने विसल ब्लोअर थे जिन्होंने घोटाला सामने लाया, सबकी हत्या हो गई और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कमल छाप साबुन से बीजेपी के लॉन्ड्री में धुल के क्लीन हो गए। ये वास्तविकता है। अच्छा अच्छा, ये जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हैदराबाद में, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो 3 लोग जो गिरफ्तार किए थे एमएलए को खरीदने की कोशिश करते हुए, उन्होंने बताया कि हम बीजेपी के लिए 10 राज्यों में सरकारें बदल चुके और 4 राज्य अभी निशाने पर हैं, जिसमें तेलंगाना और दिल्ली सरकार भी बताई थी। तो उसके बाद ये केसीआर पर मुसलसल एक तरह से टारगेट किया जाना, और इधर लालू की फैमिली जो आरजेडी है, आरजेडी के लीडर्स हैं तेजस्वी यादव, उनके नीतीश कुमार के साथ आते ही ये इतना क्या कुछ है, मतलब ये खौफ है, डर है। मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक के किसी एमएलए के पास में 8 करोड़, उसके बेटे के पास में 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। वहां से लिंक मिला वो बीजेपी का एमएलए है ना। वो 8 करोड़ कैश मिला, 150 करोड़ के सोर्स मिले, वो दोषी नहीं है, उसके ऊपर कोई ईडी नहीं है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं है। मगर 1 करोड़ रुपए लालू परिवार के पास मिला। ओ, पूरा देश कैसे चोर है, किस तरीके से चोरी कर रहे हैं, कैसे लूट रहे। भैया ये सब नौटंकी लोग अब समझने लग गए हैं। 8 करोड़ ज्यादा है कि 1 करोड़ ज्यादा है? तो नहीं, बीजेपी के पास वाला होगा तो 8 करोड़ छोटा सा है, वो 8 रुपए के बराबर है। मगर लालू जी के परिवार में अगर किसी के पास मिला होगा तो 1 करोड़ ये 1000 करोड़ के बराबर है। देश बर्बाद हो गया पूरा, उससे पूरा देश लूट गया। ये जो है ना, ये अब समझ गए, लोग समझ गए। अब लोग हंसते हैं मगर चल रहा है। ईडी के माध्यम से सरकारें बदली जा रही है, ईडी के माध्यम से सत्तांतरण हो रहे, ईडी के माध्यम से एमएलए एमपी खरीदे जा रहे, वो ठीक है। क्योंकि ईडी, बीडी, सीडी, सीबीआई, ये सारे के सारे इनकम टैक्स, ये सारे मिलके मोदी जी के चुनावी मशीनरी को, चुनाव जिताने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपको कई बार बोला कि मोदी जी नथिंग एल्स, चुनाव जिताने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एक मशीन है, चुनाव जिताने। अब लफड़ा ये है कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि दूसरा चुनाव जिताने वाला कोई दिखाई नहीं देता ना। नहीं, मैं शाह जी जिता नहीं सकते। हाँ, नहीं, वो तड़ीपार शाह जो हैं उनको, उन्हीं को तो चाणक्य बताया जाता है सरकार बनाने में। वो सबसे बड़े चाणक्य तो वही है, उन्हीं को बताया। चाणक्य अगर इसको बताया जाता है तो उस चाणक्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा 10 बार। हाँ, क्योंकि अगर चाणक्य ये बोलता है कि आप देखो, कल की एक घटना है 2 दिन पहले की, कि मोदी जी ने मोदी को मोदी स्टेडियम में मोदी जी का चित्र भेंट किया और सब मोदियों ने नीचे जो मास्क लगाए मोदी थे, मोदी मोदी के नारे लगाकर मोदियों का स्वागत किया। अरे साहब, ये तो कमाल हो गया। सुनिए, मैं आपकी बात आगे बढ़ेगी। मैं अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने जब राजनीतिक शास्त्र पढ़ा था स्कूल में, तो ये बताया गया था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये क्या मोदी के जरिए मोदी का क्या आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी ने मोदी जी को मोदी स्टेडियम में मोदी जी का चित्र भेंट किया। अच्छा, सब मोदियों ने नीचे जो बैठे थे उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी का स्वागत किया। जी, कितनी बड़ी घटना है। ये तो अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है मल्टीप्लाई करना। अब इसमें मल्टीप्लाई करते करते ये हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे वो आजकल एक पहेली पूछी जाती है ना, तुम्हारी माँ के नानी का फला बताओ क्या हुआ। तकरीबन ये बात आप अब तो इसमें जोड़ घटा करके सिर्फ मोदी नजर आएगा, इससे आगे कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, अभी आप बताइए देश का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बता दे कोई। जी। निर्मला भाई एक आ जाती है तो, क्योंकि वो प्याज नहीं खाती। हाँ, नहीं, वो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर। वो शायद मुझे याद है, या बदल गए, आप बता दें। वो डिफेंस पे तो बोलते नहीं है। मैंने तो सुना नहीं उस पे, चाइना पे बोलते हुए, पाकिस्तान पे बोलते हुए।
नहीं, वो रफाइल पे नींबू, रफाइल उत्तर प्रदेश पे वो बुलडोजर पे बोलते हुए देखा मैंने उनको। नहीं, उन्होंने रफाइल पे नींबू जो रखा था, वो उसके तो बाद याद बदल गए शायद, मेरे तो हिसाब से बदल गए, क्योंकि वो हाँ डिफेंस पे चाइना पे कुछ नहीं बोले वो। हाँ हाँ, चाइना पे एक चाइना। तो 2 बार बोले हैं, हाँ या तो मोदी जी बोले हैं, हाँ, और मोदी जी तो चाइना के नाम से चीनी का भी नाम लेना बंद कर दिया उन्होंने, जी 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 जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। ऐसा। तो इतने अच्छा डरे हुए अच्छा, हैं हम उनसे। हाँ अच्छा, इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद ये कर्नाटक से जो खबर आ रही है सर्वे की, वो क्या कुछ है सर? वो कहते हैं कि बीजेपी के देखो, हारने के इशारे हैं। हाँ देखो, उन्होंने कर्नाटक में एक सर्वे आया है, वो वो खुद को बोलता है कि मैं स्वतंत्र सर्वे करता हूं, मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूं। तो वहां एक सर्वे आया है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में 33 से 36% वोट लेके 77 से 83 सीटें लेगी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 39 से 42% वोट लेकर 116 से 122 सीटें लेगी। जेडीएस 15 से 18% वोट लेके 21 से 27 सीटें लेगी, और अदर जो है, ये तीनों पार्टियों से अदर जो है, वो 6% से 9% वोट लेगी और 1 से 4 सीटें लेगी। अब दिखाई दे रही है बीजेपी की हार वहां। ये सब जो चल रहा है ना, वहां जाके जो शाह जी बोले थे, केरला नहीं बनने देना है, फलाना नहीं होने देना है, ये जगह जगह जो लव जिहाद चल रहे हैं, कौन से जिहाद आ गए, लव जिहाद और लैंड जिहाद, नौकरी वाला जिहाद, घर वापसी वाला जिहाद, ये सब जो जिहाद चल रहे हैं, मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि आपने बहुत संयम रखा, अभी भी संयम रखिए, आपको संयम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू होने जा रही है। आप अगर बीच में आ जाओगे तो फिर आप पार्टी बाहर रह जाओगे, आपका कोई मतलब नहीं होगा। मैंने बोला था कि बीजेपी को अगर पराजित करना है तो मुसलमानों को इससे बाहर रहना चाहिए। मुसलमानों ने तो एक स्वर में बोलना चाहिए, हम वोट भी नहीं देंगे, छोड़ो साल, नहीं देंगे हम वोट, आप निपट लो पहले। हाँ, तो ये नहीं, आपने अब से पहले भी बताया कि देखिए मुसलमान जरा साइड में रहें, ये हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई है। और मैं समझता हूं काफी हद तक, देखिए आमतौर पर लिटरेसी रेट की बात की जाती है, मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, ये बात काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन और छोटे छोटे काम करते हैं, मजदूरी के काम करते हैं, पंक्चर बनाते हैं, क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के, उस सब के बावजूद ये मैं समझता हूं समझदार लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कहीं प्रोवोक नहीं हो रहे और कहीं कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। ये बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, और शायद ये संयम ही इस देश को पार कराएगा। नहीं तो जो 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 इरादा है वो तो प्रोवोक करके जवाबी कार्रवाई चाहते हैं ताकि और बड़ी कार्रवाई कर सकें। इसको आम लोगों को समझने की, वक्त आपको बताया था कि एक्स मुस्लिम चैनल बहुत ज्यादा जो स्प्रेड हो रहे हैं, ये भी किसकी कार्रवाई है सबको पता है, ये भी कौन करवा रहा है सबको पता है, उस पर भी रिएक्ट नहीं हो रहा। अगर आप सोच लो कि एक आधे मुस्लिम का आपने गर्दन सर धड़ से अलग कर दिया, उसका रिएक्शन कितना बड़ा होगा पता नहीं आपको, पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो संयम जो रखा है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम समाज का। अब 10 साल राजनीति मत कीजिए, बीजेपी कब्र में पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत ही समझदारी की है। और अगर आपके मुसंगी आ जाते, बीच में मुसंगी कूद जाते ना। हाँ, मुसंगी महाराष्ट्र में देख लीजिए, औरंगजेब के वो लेके पिक्चर लेके वो ये कर रहे थे, नाच रहे थे। हाँ, अरे औरंगजेब के पिक्चर लेके नाचने की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। बाकी जगह मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने बाकी जगह जैसे वो मथुरा में जमीनें दी है, वृंदावन में जमीनें दी है, सब जगह उन्होंने दिया है, वो राज कर रहा था अपने तरीके से। उन्होंने कट्टरता लाया मुगल, औरंगजेब के बाद में कौन मुगल बादशाह हुआ उसका कोई पता नहीं है। इसका कारण है कि इस देश में कट्टरता को स्वीकार नहीं किया जाता। मगर नो डाउट महाराष्ट्र में उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सल्तनत मिटाने के लिए जो यहाँ आए थे, 27 साल जो महाराष्ट्र में रहे, वो हमारे दुश्मन थे। मगर किस बात के दुश्मन थे? कि स्वराज के दुश्मन थे। वो यहाँ के हिंदुओं के दुश्मन बन के नहीं आए थे, स्वराज के दुश्मन थे, जो जनता का राज नहीं चाहते थे, राजा अपना राज चाहता था। छत्रपति ने स्वराज का दीक्षा दी थी, स्वराज का एक सपना दिखाया था, उसके विरोध में आए थे औरंगजेब, और उसके विरोध में औरंगजेब थे, इसलिए हमने औरंगजेब का विरोध करना चाहिए। मगर औरंगजेब के नाम बदलने से या उसका नाम संभाजी नगर रखने से देश की और महाराष्ट्र की सारी समस्याएं हल नहीं होगी, ये भी हमको समझना चाहिए।
मैं उन मुसलमानों से, क्योंकि वो मुसलमान ओवैसी के सांसद है, ओवैसी ने उनको संसद बनाया है, तो वो चाहते हैं कि नफरत फैलाना है, क्योंकि नफरत के सिवा इनकी राजनीति नहीं है। देखो, मैं दो बातों में बहुत फर्क समझाना चाहता हूं। एक तो है पोलराइजेशन और एक है डिवीजन। कोई पार्टी 5 सीटों पर खड़ी होती है और 50 सीटों को हरवा देती है, उसका विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर कोई सीट 5 सीटों पर खड़ी होती है और उसको वोट डिवीजन करके वो किसी को हरा देती है, किसी को जिता देती है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है। मगर तुम पोलराइजेशन से अगर लड़ोगे तो मैं ओवैसी का भी उतना विरोध करता हूं जितना आरएसएस का करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में बहुत लोग तो इस बात को समझते हैं कि ओवैसी खुद बीजेपी के लिए काम करते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात में जो कुछ दिखाया उससे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। बहुत लोगों का ये कहना है। अच्छा, पंचजन्य में क्या खबर छपी है? वो ऐसा लगा कि यहां से मुर्दे गड़े, जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे नहीं निकाल सके, तो सूडान से कोई खबर लेकर के कोई आए हैं। पंचजन्य को हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं गोदी मीडिया से बनने से पहले की बात कर रहा हूं, विदेशी खबरों के लिए हमेशा विदेशी न्यूज एजेंसियों, टेलीविजन और उन पर भरोसा करते हैं। हमारे पत्रकार कहीं नहीं है दुनिया में, सिवाय 2-3 जगह के। काठमांडू तक में नहीं है, कोलंबो में नहीं है, ढाका में नहीं है। इस हालत में अब ये सूडान की क्या खबर निकाल के लाई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है वो बताइए। देखो, आपको बता देता हूं, ये हमने G20 के समिट में भारत देश को गायब करके ग्लोब के बाद में, मतलब वर्ल्ड का जो ग्लोब है उसके बाद में कमल को लाया, कमल के ऊपर ग्लोब को रखवा दिया हमने। अब ये हम बताना चाहते हैं कि भारत का मतलब है कमल। मैं इसी का विरोध करता हूं, क्योंकि कमल का मुझे कोई ये नहीं है, विरोध नहीं है, मगर एक वर्ण का कुछ नहीं हो सकता। मतलब देश में सारे कमल ही कमल हो गए, गुलाब गायब हो जाएगा, क्योंकि गुलाब मुसलमानों का है और कमल हिंदुओं का है, ये मैं नहीं मानता हूं। फूल सब होने चाहिए, फूल सब खिलने चाहिए, ये मेरा हिंदू धर्म मुझे बताता है कि सबकी अपनी मौलिकता है। ज्वार होनी चाहिए तो बाजरी भी होनी चाहिए, मक्का भी होना चाहिए और गेहूं भी होना चाहिए, क्योंकि सबका पोषण की जिम्मेवारी है। एक ही सब्जी रोज नहीं खा सकते हो, अलग अलग सब्जियां होती है, अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग अनाज होते हैं, यही मंजूर नहीं है बीजेपी को। तो इन्होंने क्या किया है कि वो समझाने का प्रयास किया। इन्होंने पांचजन्य को ये खबर दी है कि मुस्लिम, जो सूडान मुस्लिम देश है, वहां 2700 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। अब जैसे हर मस्जिद में ये शिव जी की पिंड निकाल देते हैं, भागवत जी बोलते हैं कि हर जगह पिंड निकालने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने सूडान में भी निकाल दिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम है मामला। ओ देखो, वहां तक, सूडान तक हमारा हिंदुत्व था, हिंदू राष्ट्र सूडान तक था, अमेरिका तक था, वो ब्रिटेन तक था, और हम इतने सिमट गए। क्यों सिमटे भाई? तुम्हारे देश में केरला में मुस्लिम क्यों बने? वहां तो किसी राजा ने आक्रमण नहीं किया, किसी सुल्तान ने वहां राज नहीं किया। नपुद्रिपात ब्राह्मणों का राज था, जहां पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों रुपए मिले हैं, वहां इस्लाम क्यों फैला? कश्मीर के बाद में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं हो गए तो वो केरला में है। वो इसलिए हुए है कि जातिवाद का नंगा नाच आपने किया था, और इस्लाम ने एक वो किया कि नहीं किया, होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता है, मगर उन्होंने जो बोला था कि एक ही सब में खड़े हो गए, मोहम्मद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हर आदमी सम्मान चाहता है, अगर सम्मान उसको लगता है कि यहाँ मिलेगा तो वहां गया, वहां मिलेगा तो वहां गया। 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था, और 627 में वहां पहली मस्जिद तामील हुई। तमिलनाडु में 628 में हुई, और 629 में गुजरात में मस्जिद तामील हुई। क्या बताता है ये देश? हम सबका स्वागत करते थे। मैं ये नहीं बोलता कि तलवार के जोर पे नहीं हुआ, मगर मात्र तलवार के जोर पे नहीं फैलते। कोई देश विचार के साथ में आता है, वो विचार अगर हमको आकर्षित करता है। आपने अभी तक कि आपके यहाँ की अछूतता, डिस्पेरिटी, गैर बराबरी, अस्पृश्यता, छोटी जाति बड़ी जाति क्यों नहीं हटाए? क्यों नहीं हटाते हो आप? समता क्यों नहीं लाते हो? समरसता की बात क्यों करते हो? क्योंकि आपको शोषण करना है किसी का, उस शोषण पे आपकी संपन्नता है आधारित, उसके ऊपर आपका राज्य आधारित है। ये सब आपको चाहिए, इसलिए ये सब बातें करते हो। पांचजन्य ने दूसरी खबर दी है कि मुस्लिमों ने भगवान शिव का पोस्टर फाड़ा। कहां फाड़ा? रायपुर में।
रायपुर बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ में फाड़ा और उसको मस्जिद के सामने ला के जलाया। भाई इतनी मूर्खता मुसलमान करेगा, मेरा विश्वास नहीं है। वहां कांग्रेस की सरकार है, वो इन्वेस्टिगेशन करे कि मुसलमान थे या दिल्ली के स्टाइल में मारने वाले उस हनुमान यात्रा से बाहर निकले हुए टोपीधारी थे, मतलब छद मुसलमान थे जिन्होंने पथराव किया और उसके बारे में बवाल खड़ा हो गया, वैसे थे या सच थे? क्योंकि 5-6 जन ने जहर फैलाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। मुसलमानों ने भी वो वीडियो देखना चाहिए, उसमें अपने अगर लड़के होंगे तो उनको ले जाके पुलिस स्टेशन में ये करना चाहिए, उनको पेश कर देना चाहिए कि इन हरामियों ने किया है, इनके पीछे की मंशा क्या है, इनको किसने पैसे दिए, ये पूछना चाहिए। पुलिस को बोलना चाहिए कि इनसे पूछो, ये हमारे लोग नहीं हो सकते, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। मगर अगर ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी के लोग टोपी पहन के ये काम अगर कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार ने उनकी नाक में नकेल डालना चाहिए और उनको नंगा करके सामने लाना चाहिए। मेरा मेरा कहना है, क्योंकि इस देश में सारी संस्कृतियां मिल गई। आपको पता है पेशवाए इमाम, ये पेशवा शब्द है उनके लिए जाना जाता है जो पुणे में सल्तनत करते थे, छत्रपति का राज जिन्होंने ग्रैब किया था उनको पेशवा कहा जाता है। तो ये पेशवा शब्द भी अरबी है, अरबी या फारसी शब्द है। उसके बाद में हमारे यहाँ जो फडनवीस है, वो फडनवीस शब्द बहरीन से आया है, बहरीन से। बहरीन में ज्यादा फडनवीस है। तहसीलदार शब्द भी उनका है और ईमानदार शब्द भी इनका है। ईमानदार शब्द भी मुस्लिम माइथोलॉजी का शब्द है। हम तो ईमानदार है ही नहीं, अगर है तो संस्कृत में ईमानदार को कौन सा शब्द है बताओ? जी 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 जी, ये देखिए, आपने उसका जिक्र किया ना, फडनवीस का और बहरीन का, तो ये देखिए अब भी हमारे यहाँ पुलिस में जो रिपोर्ट लिखी जाती है, बहुत से स्टेट्स में अब भी बहुत से अल्फाज फारसी के इस्तेमाल होते हैं। और ये बहरहाल एक जमाना था जो आपने पहले मुस्लिम बादशाहों का, राजाओं का जिक्र किया, उस जमाने में फारसी, उर्दू, अरबी ये सब चीजें यहाँ बहुत कॉमन थी। और अब भी गीता और महाभारत जैसी किताबें भी फारसी में सबसे पुरानी भारत की ही कुछ लाइब्रेरियों में हैं। तो ये तो इस देश की खूबी रही है, लेकिन अब ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं उस पर आना चाहता हूँ, ये स्वाति मालीवाल वाला मामला क्या है, क्या कुछ है? स्वाति मालीवाल नाम है इनका, वुमेन राइट्स कमीशन, उन्होंने कोई बयान दिया है, वो क्या कुछ है आखिर? क्या क्या उसमें क्या देख रहे हैं आप? मुझे तो विचित्र लगता है ये बातें सुनकर कि एक बेबी खुशबू राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य है, उन्होंने एक बयान दिया, उसकी प्रतिस्पर्धा में स्वाति मालीवाल दूसरा बयान देती है कि उसके बाप ने उनका शोषण किया, लैंगिक शोषण किया। ये क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है? गिरावट की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तेरे बाप ने शोषण किया, ये तुझे कब समझ में आया? जब तू आयोग की अध्यक्ष बनी, और आयोग की अध्यक्ष दूसरे टर्म जब तू रहती है तब मुझे समझ में आता है कि मेरी माँ ने भी शोषण किया। या तू बेबी खुशबू ज्यादा ये नहीं है, पीड़ित नहीं है, मैं उससे बड़ी पीड़ित हूँ, ये बताने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। किस बात की प्रतिस्पर्धा कर रही है ये महिलाएं? और ये महिलाएं क्यों नहीं समझती है कि अपने खानदान को जो भी किया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई बाप की गारंटी नहीं लेता और इनकी गारंटी नहीं लेता, मगर अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत रिजाइन देना चाहिए, बाप के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट में केस डालना चाहिए, उसको कोर्ट में घसीटना चाहिए। अगर वो मर गया है तो फिर तूने बाप का नाम जोड़ना बंद कर देना चाहिए। ये क्या तरीका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा बाप है तो उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, मर गया तो उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, और आके पब्लिसिटी गेन करने के लिए किसी पर भी कुछ भी आरोप लगाएंगे। 30 साल पहले बलात्कार हुआ, आज समझ में आ रहा है। और ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो मामला है, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट को मैं पूछना चाहता हूं कि 30 साल पहले बलात्कार हुआ, आज कैसी बता रहे हो भैया? मैं कोई महिलाओं के विरोध में नहीं बोलता हूं, मगर ये महिलाएं नहीं है, ये महिलाओं के नाम पे कलंक है। ये सारी महिलाएं इस तरीके से नहीं करती है। जैसा हमारे महाराष्ट्र की सीएम की बीबी है, डिप्टी सीएम की, वो बोलती है हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि हमारी घर की महिलाएं हमारे पूजा स्थल पर रखने योग्य पूजनीय है, और ये महिला बोलती है उन्हीं महिलाओं को हम प्रोस्टिट्यूशन का लीगल व्यवसाय बना देंगे, उद्योग हम गुजरात को भेज देंगे और महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट बना देंगे,
मैं ऐसी महिलाओं के बारे में सवाल कर रहा हूं, मैं ऐसी महिलाओं के बारे में सवाल नहीं कर रहा हूं कि जो इस देश की परंपरा, संस्कृति, संस्कारों के साथ में चलती है। संस्कार और संस्कृति मतलब बुर्का ले लेना, पर्दा कर लेना नहीं है। हमारे यहाँ गार्गी और मैत्री नाम की भी विद्वान महिलाएं रही है, और आज भी कई विद्वान महिलाएं हैं। वो अपने हक हकूक के लिए लड़ती है और अपना न्याय सबको दिलाने के लिए प्रयास करती है। मगर ये कौन सी है? जज के पोस्ट पर बैठी हुई महिला अगर बोलती है कि मेरे साथ में मेरे बाप ने लैंगिक शोषण किया है, तो इससे ज्यादा बुरा इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान में किस तरीके से आग लगाई जा रही है। पिछले वक्त देखा होगा, राजस्थान पुलिस आएगी तो हम उसके वाहन जला देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे वाला मामला चला था। अब इन्होंने पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उनकी माताएं, उनकी विधवाएं, वो वहां धरने पर बैठी थी। उस धरने पर बैठा के और उनके वहां स्टेट के विरोध में उन्होंने बवाल खड़ा किए। अब उनको लगा ये तो साला उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि सारा सेंट्रल के इसमें, मिलिट्री तो सेंट्रल के इसमें, स्टेट में तो है नहीं। तो पुलवामा में जो लोग मारे गए थे वो कैसे मरे, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसकी तो जांच कोई नहीं हो रही। वो न्याय चाहती है महिलाएं, तो इन्होंने आरोप लगाया कि उनको घर से बेदर कर दिया। भैया, घर सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरों को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फौजी अगर मारे गए तो उनके विधवाओं को घर देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि राजस्थान सरकार का है। तो फिर इन महिलाओं के बीच में घुस के आरएसएस वालों ने पथराव किया पुलिस पर, और अब सब देश में घूम रहे कि देखो ये शहीदों का सम्मान नहीं करते। आपने आपके इलेक्शन जीतने के लिए शहीद बनाए थे, कम से कम उन विधवाओं का, उन माताओं का सम्मान तो कीजिए जिन्होंने आपके इलेक्शन के लिए 40 बलि दिए थे। आप वो भी सम्मान नहीं करोगे और उसमें भी राजनीति करोगे, तो आप ये राजस्थान में जो पुलवामा वाले शहीदों की विधवाओं के साथ में और माताओं के साथ में जो हरकत कर रहे हो, इसको पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारी पार्टी के माध्यम से भी हम ये काम करेंगे कि ये मुर्दे के ऊपर राजनीति करते हैं और हमको बताते कि किसानों की भी राजनीति मत करो। राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो बाबा जी के मंदिर में घंटा बजाएगी। तुम्हारे तो घंटे वाले भी राजनीति करने लग गए हैं। जिन्होंने घंटा बजाना था वो भी राजनीति करते हैं, और हमको समझाते हो कि इस पे राजनीति मत करो, उसके राजनीति मत करो। वो फडणवीस हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि विरोधियों को हर वक्त क्या बोलते हैं उसको, होली के बाद में हमारे यहाँ शिमगा बोलते हैं, जो रंग वाला होता है वो शिमगा करते हैं। इन्होंने पूरे कोरोना पीरियड में शिमगा ही किया है। रोज सुबह दोपहर शाम अलग अलग शिमगा होता था। कभी दवाई बेच रहे हैं, कभी रास्तों को भीड़ पे निकाल रहे हैं, कभी भीड़ पैदा कर रहे हैं, कभी मजदूरों को जाने के लिए ट्रेन बंद कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा 2.5 साल इन्होंने उसके सिवाय, होली के सिवाय, हुड़दंग के सिवाय कुछ नहीं किया। और ये अब उनका शासन आते हुए जब जवाब नहीं दे सकते लोगों के, किसानों को रिलीफ नहीं दे सकते, किसानों को मदद नहीं कर सकते। 1 रुपए की बजट महाराष्ट्र में हुआ, इंश्योरेंस कैसे मिलेगा किसानों को, इसका कोई ये नहीं किया उन्होंने। सब्ज बाग बहुत दिखाया। तो हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, कोकड़ वसा और भसा भसा, मतलब कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, सब कुछ लूटना है। और जो कुछ लूट रहे हैं वो अपने मुख्यालय बनाने में और बीजेपी मुख्यालय को मजबूत करने में काम करना है, वोटों का पोलराइजेशन करना है। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में खाद लेने के लिए किसानों को जाति बतानी पड़ेगी। बताइए ये इस हद तक देखिए बड़ा अजीब कंफ्यूजन है आरएसएस के यहाँ भी, कि एक तरफ तो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति लागू होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और दूसरी तरफ पिछले दिनों मोहन भागवत ने ये भी कहा कि भगवान ने जातियां नहीं बनाई थी, तो पंडितों ने बना दी। तो क्या है, आप बता रहे हैं किसान को जाति बता करके? भगवान भी तो उन्होंने ही बनाए, पंडितों ने। वो नहीं बताते, आधा सच बता देना। अच्छे दिन आएंगे, हम हमारे और हमारे 2 लोगों के आएंगे। वैसे ही जातियां भगवान ने नहीं बनाए, पंडितों ने बनाए। वैसे भगवान भी उन्होंने नहीं बनाए, भगवान भी पंडितों ने बनाए। ये जो है ना, देखो आप देखो, ये कितनी बड़ी खबर है। अडानी सब जगह से उठने लग गया। अब टोनी अबॉट जो है, एक्स-पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, वो आके फ्रंट पे बोलते हैं कि थैंक्स है अडानी का, जिसने हमारे देश पर विश्वास किया।
भाई आप ही थे जिसने उसकी कोल माइंस रद्द किए थे, उसके बैंक के सारे लिमिट तुमने सील कर दिए थे। मोदी के साथ नाचने के बाद ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? ये चमत्कार को भी समझने की जरूरत है कि मोदी क्या क्या कर रहे हैं। ये देश से ज्यादा उनको अडानी प्रिय है, इसलिए अडानी को देश बोलना जा रहा है, और उनके सारे जो नफरती चिंटू है वो अडानी को देश डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे आपको अभी पता है कि मोदी ने मोदी को मोदी के लिए, वैसा उसमें अडानी है, उसी तरीके से अडानी है। ये इनके लिए देश, इनके लिए राष्ट्र, इनके लिए स्वयं प्रभुता, ये सब यही बात है, इसको समझने की जरूरत है। मैं एक पॉजिटिव खबर के साथ में समाप्त करना चाहूंगा। वो पॉजिटिव खबर ये है कि इजराइल में न्यायपालिका को बाधित करने का जो काम वहां के प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसके विरोध में सारी जनता रास्ते पर उतरी, और इवन जनता नहीं, वहां की फौज भी। वो फौज भी बोलती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, जो देश सारी दुनिया की डेमोक्रेसी समाप्त करना चाहता है, जिनकी मंशा है कि सारे देश में डेमोक्रेसी चले नहीं चले, उसकी डेमोक्रेसी कुचलना चाहता है, सारे मानवीय अधिकार कुचलना चाहता है, ऐसे देश के सोल्जर, ऐसे देश के नागरिक अपने देश में डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं। उनसे वो समझने की जरूरत है, और ये जज्बा जहां से आता है उनको, ये इजराइल की 5 बातें मैं बताऊंगा, आपके दर्शकों को समझ में आए नहीं आए मैं बता देता हूँ। पहला है कि वहां आर्मी में सेवा देना महिलाओं के लिए जरूरी है। 90 लाख की आबादी वाला 22,000 वर्ग फीट स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ एक हमारे यहाँ का एक जिला है चंद्रपुर, वो उससे ज्यादा बड़ा है। तो उतने क्षेत्र में फैला हुआ एक इजराइल जो देश है, वहां की 100% महिलाएं मिलिट्री का ट्रेनिंग लिए हुए है। जब हम अपने महिलाओं को बुरखे में और घूंघट में रखेंगे तो हम ऐसी शक्तियों के साथ में लड़ने के काबिल नहीं होंगे। हम विरोध जरूर करें, इजराइल जो कुछ करता है उसका विरोध जरूर करे, मगर दुश्मन की भी ताकत अगर नहीं पहचानोगे तो दुश्मन को आप पराजित नहीं कर सकते। आपको कई लोगों ने बताया होगा, आपके दर्शकों को, कि इसको अमेरिका साथ देता है, ये साथ देता है। कोई भी साथ तब देता है जब उसके इंटरेस्ट उसके नीचे दबे होंगे। अमेरिका भी साथ जब तक देगा जब तक इजराइल उनके लिए उपयोगी होगा। जिस दिन इजराइल और जू उनके उपयोग पे नहीं रहेंगे, वो इजराइल का भी बलि लेने में आगे पीछे नहीं सोचेंगे। ये अमेरिका है। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि 90 लाख की आबादी वाला इजराइल, ये 150 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों को भारी कैसे पड़ा? क्या ऐसी खूबियां है इजराइल के पास में जिससे वो भारी पड़ा? क्योंकि अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बनाया, तो इजराइल ने भी सिलिकॉन वाड़ी बनाया, और उससे ज्यादा पावरफुल है अमेरिका की सिलिकॉन वैली से ज्यादा पावरफुल इनकी सिलिकॉन वाड़ी है। तो ये समझने को हमको ये बात करना पड़ेगा। जैसा कहीं भी देश का यहूदी होगा, किसी भी दुनिया के देश का यहूदी होगा, उसको अगर आना है तो इजराइल में वेलकम है। किसी मुसलमान को सऊदी अरेबिया की नागरिकता लेके देख नहीं बोलना, कुवैत में देख ले भाई। अब तो यूएई इजराइलियों को वो दे रहा है नागरिकता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। यानी अब वो विदेश का मुसलमान जाकर के नागरिकता ले, वो नहीं मिलेगी। जब से ये इनके ताल्लुकात 2020 से हुए हैं, कुछ महीने तक मैंने फॉलो किया था, जिसमें 7,000 इजराइलियों को अपनी नागरिकता छोड़े बगैर यूएई की नागरिकता दी गई थी बाकायदा। तो फिर मैं दूसरी खबर देता हूं आपको कि आपका सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, अमीरात क्या बोलते हैं जिसमें आपका मक्का मदीना है, वो और सऊदी अरब, सऊदी अरब और ईरान एक साथ बैठा दिया चाइना ने। जी 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 ऐसे बैठ गए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर हुई। और उसमें बाकायदा अमेरिका और इजराइल में बड़ी बेचैनी हुई। सुनने 1400 साल में इकट्ठा नहीं बैठे, अब कैसे बैठ गए चाइना के साथ में? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा भाई, राजनीति को राजनीति से जवाब दो। मंद बुद्धि से और मठ बुद्धि से जवाब देना अगर सोचोगे तो 90 लाख इजरायली 150 करोड़ मुसलमानों पर आज भारी है। जी जी चाहे आप मानो या मत मानो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने देश विदेश के बहुत से इश्यूज पर बात की, और इजराइल में जो अदालतों को बचाने के लिए मूवमेंट चल रहा है, वो वाकई बहुत बड़ी बात है। और सऊदी अरब और ईरान भी चाहिए कि नहीं, ये पाकिस्तान में भी चाहिए कि नहीं, ये बांग्लादेश में भी चाहिए कि नहीं, सीरिया में भी चाहिए कि नहीं, सऊदी अरब में भी चाहिए कि नहीं,
सब अरे जगह साहब, चाहिए ना। भारत में भी चाहिए, भारत में भी अदालतों के खिलाफ हमारे लिए चाहिए कि नहीं, ये तो पहला शब्द है मेरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सोशल मीडिया पर हम बहरहाल और लंबी नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।